इसी फैमिली वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 8 कंप्लीट करी थी। आज लास्ट यूनिट बची है हमारी यूनिट 9 यानी कि लॉ ऑफ एजेंसी। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट 9। हाँ, तो देखिए एजेंसी एजेंसी के सेक्शन में हम लोग क्या क्या चीजों को कवर अप करने वाले हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो सेक्शन 182 से सेक्शन 238 है। दूसरा, सबसे पहले मीनिंग कवर अप करेंगे। सब एजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ये समझते हैं कि एजेंसी का मतलब क्या होता है। देखो, एजेंसी एक रिलेशनशिप है। एजेंसी एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच का, जिसमें एक पर्सन जिसको खुद को जो काम करना है उस काम को करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है। राइट, एजेंसी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रिलेशन दो लोगों के बीच का जिसमें जिसको खुद को जो काम करना है वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवा रहा है। उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। जो काम करवा रहा है और जो कर रहा है उसको बोला जाता है एजेंट। और प्रिंसिपल और एजेंट के जो रिलेशन होते हैं उसमें विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है करता कोई और है, भरता कोई और है। करता कोई और है, भरता कोई और है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के कहने से प्रिंसिपल के काम को किया और जितने काम के लिए उसको अथॉरिटी मिली थी, अगर उतने काम को उसने किया और उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए एजेंट खुद कभी भी लायबल नहीं होगा। उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल का ही तो काम कर रहा था, प्रिंसिपल के कहने से ही तो काम कर रहा था। तो यहां पर प्रिंसिपल की विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। तो एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एजेंसी का मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ, यानी जो काम उसको खुद को करना है वो खुद ना करके किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करा रहा है। राइट, ये एक बेसिकली लीगल मैक्सिम है। देखिए क्या है कि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, तो वही चीज है जो भी मैंने आपको बताई कि एजेंसी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। कोई एक पर्सन अपने किए गए काम को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवा रहा है। देखते हैं एक बार पहले यहाँ पर एजेंसी का मतलब बताया गया है, देखते हैं। नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, तो इसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। ये रिलेशनशिप है बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। द फर्स्ट मेंशन पर्सन ब्रिंग्स द सेकंड मेंशन पर्सन इनटू लीगल रिलेशन विद अदर, यानी कि यहां पर एक पर्सन दूसरों के साथ में लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है एजेंसी। अब एजेंट कौन होता है? जिस पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द थर्ड पार्टी, यानी जो पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है उसको बोला जाता है एजेंट। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज। प्रिंसिपल देखिए, अ पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड, सेक्शन 182। तो प्रिंसिपल कौन होता है? जो किसी दूसरे आदमी को इंट्रोड्यूस करता है थर्ड पार्टीज के सामने, जो अपने काम को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवा रहा है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। देखते हैं एक बार टेस्ट ऑफ एजेंसी। तो देखिए there is a relationship of agency if the answer is in affirmative, yes। देखिए, where he can establish privity of contract between the principal and the third parties। अब देखो, अगर एजेंट प्रिंसिपल के कहने से थर्ड पार्टीज के लिए या थर्ड पार्टीज के साथ में कोई काम कर रहा है, तो उस केस में थर्ड पार्टीज के लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो तो एजेंट थर्ड पार्टीज के साथ में डील कर रहा है, लेकिन लायबिलिटी किसकी अराइज हो रही है? प्रिंसिपल की हो रही है, यानी कि यहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। यहां पर थर्ड पार्टी कैन स्यू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कैन ऑल्सो स्यू थर्ड पार्टीज। मेरी बात समझ में आ रही है?
एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम करेगा तो उसके लिए लायबिलिटी हमेशा किसकी होगी? प्रिंसिपल की। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं बार-बार इस चीज को बोल रहा हूं, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई काम कर रहा है, इसका मतलब अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के कोई भी काम करता है, यानी कि कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल ने जो काम एजेंट को दिया है और एजेंट अगर वही काम कर रहा है थर्ड पार्टीज के साथ में, तो उस केस में अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी गड़बड़ हुई, तो वहां पर लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? प्रिंसिपल की होगी। और यही विकेरियस लायबिलिटी वाला रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए where the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party। तो एजेंट अगर कुछ भी काम करेगा तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? हमेशा हमेशा प्रिंसिपल होगा। आगे देखते हैं, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। अब एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो देखिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एन एजेंट मस्ट बी मेजर एंड साउंड माइंड। तो कौन, यानी प्रिंसिपल कौन हो सकता है? प्रिंसिपल हमेशा मेजर होना चाहिए एंड साउंड माइंड का होना चाहिए। हु मे बी एन एजेंट। अब एजेंट बन कौन सकता है? तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बन सकता है, इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि माइनर भी एजेंट बन सकता है। वैसे तो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन माइनर अगर एजेंट बनाया गया है तो उस केस में माइनर के किए गए हर काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। दिस एक्ट शैल बाउंड द प्रिंसिपल। As a rule of caution, a minor or a person of unsound mind should not be appointed as an agent because he is incompetent to contract. And in case of his misconduct or negligence, the principal shall not be able to proceed against him। बिल्कुल, वैसे तो देखिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे डाला गया है कि भाई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो माइनर को एजेंट भी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माइनर ने कोई भी नेग्लिजेंस करी, कोई भी लापरवाही करी, जिसकी वजह से या उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया, तो प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट में प्रोसीड नहीं कर सकता, प्रिंसिपल उसको स्यू नहीं कर सकता। वहां पर पूरा का पूरा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को करेगा। तो इस वजह से प्रिंसिपल अगर माइनर को एजेंट बना रहा है तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। अजय अपॉइंट्स विजय हु इज माइनर। अब विजय यहां पर क्या है? माइनर है। टू सेल हिज बाइक फॉर नॉट लेस देन 60,000। अब अजय ने विजय को बोला, जो कि एक माइनर था, कि भाई मेरी बाइक जो है कम से कम 60,000 रुपए में बिकनी चाहिए। विजय ने क्या किया? इसको 40,000 में बेच दिया। उससे कहा क्या था? 60,000 में बेचनी है, लेकिन उसने बेची कितने में? 40,000 में। अब सीधे सीधे अजय को 20,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन यहां पर अजय विजय से 20,000 रुपए रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विजय माइनर है। तो देखिए एक बार, अजय विल बी हेल्ड बाउंड बाय द ट्रांजेक्शन एंड फर्दर shall have no right against Vijay for claiming the compensation for having not obeyed the instruction, since Vijay is minor and a contract with a minor is void ab initio। तो देखो इसमें बस केवल दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, यानी कि मेजर पर्सन है, उसको अगर एजेंट बनाया गया है, तो वो अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम करे तो उसके किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वही एजेंट एक माइनर है और वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के काम करता है या प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो उसके किए गए काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेजर के केस में प्रिंसिपल की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी अगर उसने इंस्ट्रक्शन के बाहर जाकर के काम किया। लेकिन माइनर के केस में चाहे इंस्ट्रक्शन के बाहर हो, चाहे इंस्ट्रक्शन के अंदर हो, चाहे अथॉरिटी के बाहर हो, चाहे अथॉरिटी के अंदर हो, लायबिलिटी हमेशा किसकी? थर्ड पर्सन के लिए लायबल होगी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा, चाहे वो माइनर की अथॉरिटी के अंदर हो या बाहर। और वो माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा माइनर वाला पोर्शन। आगे देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ कंसीडरेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सेप्शन के केस में एक्सेप्शन ऑफ कंसीडरेशन, यानी कहां कहां पर कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तो वहां पर हम लोगों ने एजेंसी वाला भी पढ़ा था कि एजेंसी के केस में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल पेलमेंट की तरह से। तो नेसेसरी नहीं है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। तो यहां पर अगर एजेंट एजेंट बनने के लिए तैयार हो रहा है, वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो यही अपने आप में एक सफिशिएंट कंसीडरेशन को मान लिया जाता है।
आगे देखते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी कितने तरह से होती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न। इम्प्लाइड कितने तरह की हो सकती है, सबसे पहले नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन और स्टॉपल, ये तीन होती हैं इम्प्लाइड। ये चीज याद रखिएगा। इम्प्लाइड एजेंसी कितने तरह की होती है, नेसेसिटी, एजेंसी इन केस ऑफ नेसेसिटी, स्टॉपल और होल्डिंग आउट, और तीसरा हो गया एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इन सारी चीजों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। द अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो जो प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी दे रहा है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, जो भी काम करने के लिए ऑथराइज कर रहा है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब देखते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब सबको पता है, गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, यानी कि बोल करके या लिख करके। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है बेसिकली सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग या कंडक्ट ऑफ पार्टीज के अकॉर्डिंग, यानी कि पार्टीज कुछ ऐसा कंडक्ट कर रही हैं, यहां पर मैं कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा हूं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरा एजेंट है। तो बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज से हो रहा हो या सर्कमस्टेंसेस के थ्रू हो रहा हो, उसको बोला जाएगा इम्प्लाइड अथॉरिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ए इज रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड ही हैज अ हाउस इन कोलकाता। A authorizes B under a power of attorney as caretaker of his house। तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बी के नाम पे करी, जिसमें उसको घर का केयरटेकर बनाया गया। तो यहाँ पर जो एजेंसी क्रिएट हो रही है ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट से हो रही है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होगी वो तो हमेशा राइटिंग में होगी ना, पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमेशा राइटिंग में होगी। तो यहाँ पर जो एजेंसी क्रिएट हो रही है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से हो रही है। इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन रियलाइज रेंट, इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर स्पेस लगना चाहिए। इफ अ पर्सन रियलाइज रेंट एंड गिव्स इट, यहां पर भी स्पेस होगा, गिव्स इट टू द लैंडलॉर्ड, ही इम्प्लाइडली एक्ट्स फॉर द लैंडलॉर्ड एज एन एजेंट। अब अगर कोई भी पर्सन, लैंडलॉर्ड ने उसको ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन रेगुलर बेसिस पे रेंट को लेता है, लोगों से रिकवर करता है और वो लैंडलॉर्ड को जाकर के दे देता है, तो एक तरीके से वो लैंडलॉर्ड का एजेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड एजेंसी। और देखते हैं मिस्टर ए ओन्स अ शॉप इन लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली, लिविंग हिमसेल्फ इन गुरुग्राम एंड को विजिटिंग द शॉप ओकेजनली। अब मिस्टर ए जो है, इनके पास में एक शॉप है लक्ष्मी नगर में, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, गुरुग्राम में है, और कभी कभी अपनी शॉप पर विजिट करते हैं। द शॉप इज मैनेज बाय एफ। अब शॉप को मैनेज कौन कर रहा है, एफ, क्योंकि ये तो गुरुग्राम में रहते हैं, शॉप कहाँ है, शॉप लक्ष्मी नगर में है। एंड ही इज in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge। अब भाई जब शॉप में ए बैठा हुआ है तो शॉप के काम भी तो कौन करेगा, ए करेगा। तो ए रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, सी को गुड्स ऑर्डर करता है, और जो भी दुकान से दुकानदारी होती है, जो भी दुकान में कैश आता है, उससे वो पेमेंट कर देता है विद द नॉलेज ऑफ ए। एक ही नॉलेज में ये बात है। अब ए ने ना तो कभी उसको रोका, ना कभी टोका, ना कभी मना किया, तो उसके कंडक्ट से क्या पता चल रहा है, उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि यहां पर मिस्टर ए ने उसको ये अथॉरिटी दी है। देखिए, तो यहां पर एफ हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप। तो यहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिस्टर ए ने मिस्टर एफ को ये अथॉरिटी दी। क्यों? क्योंकि अगर मना करना होता तो वो पहले ही मना कर देते, उन्होंने मना नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लाइड कंसेंट है। तो यहां पर एफ को माना जाएगा एजेंट ऑफ ए। तो मेरे ख्याल से इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, ये दोनों एजेंसीज आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने तीन तरीके की पढ़ी, कौन कौन सी, नेसेसिटी, स्टॉपेल और रेटिफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले आता है नेसेसिटी। एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ, एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का मतलब हुआ इमरजेंसी में, अचानक से जरूरत पड़ गई यहां पर एजेंसी को क्रिएट करने की। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को नुकसान से बचाने के लिए अपने मन से उसका कोई काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां से लखनऊ कुछ गुड्स भेजे,
ठीक? अब गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे। अब रास्ते में रोड खराब थी या कुछ भी था, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हुआ, कुछ भी ऐसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी बीच में ही रुक गई और लखनऊ तक पहुँच नहीं पा रही है। अब गुड्स तो पेरिशेबल नेचर के हैं, रास्ते में गुड्स खराब हो जाएँगे। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले ने क्या किया कि मेरे से बात करने की कोशिश करी, मेरे से बात हो नहीं पाई। ये चीज़ ज़रूरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसने मेरे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से बात नहीं हो पाई। तो उसने सोचा कि यार इनका तो लॉस हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इनके गुड्स को यहीं पर ही बेच देते हैं। तो उसने किसी भी रेट पर वहाँ पर गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। तो क्या वहाँ पर उसको मैंने ऑथराइज़ तो नहीं किया था, लेकिन वो जो गुड्स को बेच रहा है, वो मुझे लॉस से बचाने के लिए बेच रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में 2 चीज़ें हैं। एक तो वाक़ई में इमरजेंसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए और दूसरा एजेंट का मतलब जो भी नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हों, ओनर से बात करने के। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो वहाँ पर एजेंसी क्रिएट हो सकती है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। arises due to some emergent circumstances. In such case, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. तो वहां पर ऐसा काम कर रहा है जो ordinary circumstances में वो नहीं करता. For that, he acquires an extraordinary or special authority to prevent his principal from loss. तो उसकी इंटेंशन यहां पर क्या है? अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने की. एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं. राजकुमार हैज अ फार्म इन विच सेवक राम इज द सिक्योरिटी गार्ड. तो अब राजकुमार के पास में एक फार्म हाउस है जिसमें जो सेवक राम है वो क्या है? वो सिक्योरिटी गार्ड है. इनको ए मान लेते हैं. ठीक. ड्यूरिंग विजिट ऑफ राजकुमार टू यूएसए, अब राजकुमार जो कि इनको पी मान लेते हैं यानी कि प्रिंसिपल, ये यूएस चले गए. ठीक. ह्यूज फायर वॉज कॉट इन द फार्म. अब अचानक से फार्म हाउस में आग लग गई. तो सेवक राम बिकम्स एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी. अब यहाँ पर वो उसे पूछेगा थोड़ा ना, या पूछने की कोशिश भी करेगा तो वो देखेगा कि भाई फार्म हाउस में आग लग गई है, तो वहां पर कोई उसको बताने थोड़ी ना आएगा, कोई इसको अथॉरिटी देने के लिए थोड़ी ना आएगा. वो तो अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए आग को बुझाएगा ना. यहाँ पर उसको बोला जाएगा एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर राजकुमार, so as to save the property from being destroyed by fire. Rajkumar, the principal, will be bear up all the expenses which Sevak Ram incurred to put out the fire and save the farm from destruction during Rajkumar's absence from the country. तो उस दौरान अगर नुकसान से बचाने के लिए उसने कुछ भी पैसे खर्च किए हैं सेवक राम ने यानी कि एजेंट ने, तो उसके एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा? प्रिंसिपल की यानी कि राजकुमार. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेसेसिटी के केस में जो भी काम कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है? सामने वाली पार्टी को लॉस से बचाने की. अगर लॉस से बचाने की इंटेंशन है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, इमरजेंसी वाले सर्कमस्टेंसेस है, तो वहां पर वो अपने आप वहां पर एक्सप्रेस नहीं होता है, बोलना या लिखना नहीं पड़ता, वो अपने आप एजेंसी क्रिएट हो जाती है, एजेंसी ऑफ. मेरे ख्याल से एजेंसी ऑफ नेसेसिटी वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा. आगे देखते हैं. एजेंसी बाय स्टॉपेल. स्टॉपेल का तो मैंने आपको मतलब बताया ही हुआ है. एक बार अगर कोई भी कमिटमेंट किया या ऐसा कोई भी कंडक्ट किया जिसके ऊपर थर्ड पर्सन ने भरोसा किया है, तो फिर बाद में आप अपने वर्ड से, अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते. बस 1 मिनट में पानी पी लूं. बेटा इस समय चाहे तबीयत सही हो, खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम लोगों का रिवीजन करवाना जरूरी है. रेगुलर बेसिस पे क्लास शूट हो रही है, गले में भयंकर दर्द है, लेकिन उसके बावजूद क्लासेस बराबर हम लोग शूट कर रहे हैं. एक बात याद रखना, बैकलॉग नहीं होने चाहिए. यानी कि कंटिन्यूअसली आपने सारी क्लासेस देखी हो. अगर कोई भी क्लास मिस हो तो उसको दोबारा से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा. किसी भी तरीके का कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए. ठीक है? देखिए, एजेंसी बाय स्टॉपेल सेक्शन 237 ये क्या बोलता है? अगर किसी पर्सन ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है या किसी को ऐसा बोला है कि ये पर्सन मेरा एजेंट है नहीं, लेकिन ऐसा बोला है या ऐसा कंडक्ट किया है कि सामने वाले को लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन मेरा एजेंट, तो उस केस में उसके किए गए काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी?
मेरी होगी अगर थर्ड पर्सन ने मेरे कंडक्ट के ऊपर भरोसा किया है। देखो एक बार व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी, तो उसके पास में बेटा अथॉरिटी नहीं है, उसके पास में अथॉरिटी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल डन एक्ट और incurred obligation to third person on behalf of his principal, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कंडक्ट कर रहा है, किसके कहने से या किसके कंडक्ट से? प्रिंसिपल के कंडक्ट, प्रिंसिपल ने ऐसा कंडक्ट किया, प्रिंसिपल ने ऐसा थर्ड पर्सन से बोला कि ये मेरा एजेंट है, हालांकि वो एजेंट है नहीं, तो उस केस में उसके किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लीजिए ए के पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक? अब मिस्टर बी जो है वो ए के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी बेच दो, ये प्रॉपर्टी बेच दो, ये प्रॉपर्टी बेच दो। ए ने एक बार फ्रस्ट्रेट होकर के बी को बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी जो बेचने का राइट है ना, ये मैंने सी को दिया हुआ है, सी को मैंने एजेंट बनाया हुआ है, सी की कंसेंट के बिना मैं किसी को ये प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता, सी जिसको कह देगा उसको मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूं। अब बी को लगा कि यार ये तो सही बोल रहा है, बी गया सी के पास में ए ने सी को ऑथराइज नहीं किया था, ऐसे ही बस उसको टालने के लिए बोल दिया। बी चला गया सी के पास में, सी से बोला कि यार ए कह रहे थे कि इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तुम्हारी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हामी भरनी पड़ेगी, या तुम हाँ बोल दो तो ये प्रॉपर्टी हम खरीद लें। तो सी ने बोला मेरी जेब से क्या जा रहा है, मेरा इसमें क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है भैया मैं दे रहा हूँ अपनी कंसेंट, और तो पेपर में लिख करके दे दो, खरीद लो जा करके। अब यहाँ पर सी के पास में कुछ अथॉरिटी है नहीं, लेकिन सी यहाँ पर क्या कर रहा है? सी कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सी को क्या बोला जाएगा? एजेंट बाय स्टॉपर। तो देखिए द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट और ऑब्लिगेशन, तो अब यहाँ पर सी ने जो अपनी कंसेंट दी है या सी ने जो हामी भरी है उससे बाउंड कौन होगा? ए बाउंड होगा। इफ ही हैज बाय हिज वर्ड्स कंडक्ट इंड्यूस सच थर्ड पर्सन, यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल की बात हो रही, ही का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हैज बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट, यानी उसने कुछ भी बोला है या कंडक्ट किया है, इंड्यूस सच थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन ने उसकी बात के ऊपर भरोसा भी किया है, दैट सच एक्ट एंड ऑब्लिगेशन वर विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। इसको बोला जाता है एजेंसी बाय स्टॉपेल, सेक्शन 237। आगे देखते हैं एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। मिस्टर पी यहाँ पर कौन है? पल है, और सेवरल मंथ्स सुखदेव टू बाय गुड्स ऑन credit from a nearest provision store on his behalf and has paid for the goods bought by सुखदेव। अब कुछ महीनों से क्या हो रहा था कि मिस्टर पी के लिए सुखदेव ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर के आ रहा था, और उस सामान का पेमेंट जो है वो मिस्टर पी अपने पास से कर रहे थे। अब here P cannot later refuse to pay for the goods purchased from the provision store who had supplied goods on credit to Sukhdev in belief that he was agent। अब यहाँ पर अब अगर मान लीजिए कि उस प्रोविजन स्टोर ने कुछ भी गुड्स सप्लाई किए हैं या एज सुखदेव ने कोई भी गुड्स खरीदे, तो वहां पर पी डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पी का एक ऐसा कंडक्ट है ना कि सुखदेव अक्सर प्रोविजन स्टोर जाता है, सामान लेकर के आता है, उसकी पेमेंट कौन करता है? मिस्टर पी करते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन स्टोर वाले को क्या लग रहा है? प्रोविजन स्टोर वाले को साफ-साफ लग रहा है कि भाई ये इसका एजेंट होगा, तभी तो वो गुड्स ले जाता है और उसके गुड्स की पेमेंट ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, एंड वाज बाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन केस, पी इज स्टॉप्ड फ्रॉम नाउ asserting that Sukhdev is not his agent because on earlier occasion he permitted provision dealer to believe that Sukhdev was his agent and so he had acted in that belief। तो अब वो अगर रेगुलर बेसिस पे उससे सामान मंगवा रहा है, उसको पेमेंट भी कर रहा है, तो प्रोविजन स्टोर वाला क्या सोचेगा कि भाई ये उसका एजेंट होगा, तभी तो बार-बार सामान मंगा रहा है और खुद से पेमेंट कर रहा है। तो बाद में अगर वो कुछ और उधार सामान लेता है तो उस बात को मिस्टर पी डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपेल। आगे देखते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया या कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर किसी पर्सन ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया या कोई ऐसा काम किया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है,
लेकिन जो प्रिंसिपल है अब उसके किए गए काम को रेटिफाई कर रहा है, यानी कि सही कर रहा है, कह रहा है कि नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अथॉरिटी दे दी। तो उस सिचुएशन में इसको बोला जाएगा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए की एक शॉप है, उसमें बी जो है वो एक एम्प्लॉई है। इसका काम क्या है? इसका काम है परचेज करना, यानी शॉप की जो भी परचेजिंग होती है वो बी देखता है। एक बार शॉप पे कुछ कस्टमर आए, एक बार शॉप पे कुछ कस्टमर आए और दुकान में कोई था नहीं। बी ने क्या किया? बी ने गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। इसका काम क्या था? परचेज करना, गुड्स को खरीदना। गुड्स बेचने के लिए बी को अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब दुकान पे कोई था नहीं, तो बी ने क्या किया? कस्टमर्स को वो सामान बेच दिया। तो इसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया। बाद में जब ए को पता चला कि बी ने कुछ सामान को बेचा है, तो ए ने देखा कि इसने प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में बेचा है, तो इन्होंने देखा कि प्रॉफिट में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बी एक ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन बाद में ए ने जब देखा कि भाई इसने तो प्रॉफिट कमा करके दिया है, तो ए ने इसके काम को रेटिफाई कर दिया, यानी कि सही कर दिया। दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, और दिस इज द पार्ट ऑफ implied agency. मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन एंड मैनर देखिए, मीनिंग अप्रूविंग अ प्रीवियस एक्ट और ट्रांजैक्शन, पुराने वाले एक्ट को और पुराने वाले ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना, इसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तरीका देखते हैं, तरीका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट वाज डन, यानी जो अप्रूवल है ये अप्रूवल एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। आगे देखते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में, वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, ही मे इलेक्ट, रेटिफाई और डिसोन सच एक्ट। अब उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो रेटिफाई कर देगा यानी कि ओके कर देगा, या वो रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रेटिफाई करता है तो शैल हैव इफेक्ट एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी, और अगर उसने रेटिफाई कर दिया तो ये मान करके चला जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाकई में प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया था इस काम को करने की, राइट। तो फिर उस काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी? एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स इज वाइस एजेंट, ही ऑन 10th जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट विदाउट सीकिंग वाइस परमिशन। तो उसने प्रिंसिपल की परमिशन के बिना जेड से क्या किया? उधार गुड्स खरीदे। आफ्टर दैट 20th जनवरी Y tells X that he will accept responsibility to pay for the purchases, although at the time of purchase X had no authority. तो बाद में इसने Y ने क्या किया? Y ने X को बोला कि भाई भले उसके पास में अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसने जो भी परचेज किया है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। X had no authority to buy on credit, जबकि X की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी क्रेडिट पे गुड्स को खरीदने की। Y subsequent statement on 20th January amounts to a ratification of the agent purchases of goods on 10th January 2021। तो बिल्कुल सेम वैसे एग्जांपल है जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो ये बेटा तीन तरीके की इम्प्लाइड एजेंसी होती हैं। अब रेटिफिकेशन के लिए देखिए कुछ एसेंशियल्स हैं, क्या क्या है। सबसे पहले तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन कंप्लीट, ये केवल नॉलेज नहीं, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज के साथ में अगर रेटिफिकेशन हुआ है तो वो रेटिफिकेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन प्रिंसिपल एजेंट के अनऑथराइज्ड किए गए काम को रेटिफाई कर रहा है तो उसको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हमेशा पास्ट में किए गए ट्रांजैक्शन को ही रेटिफाई किया जा सकता है। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पार्टी। अब रेटिफिकेशन की वजह से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान ना हो रहा, प्रिंसिपल अपने एजेंट के अनऑथराइज्ड किए गए काम को अगर रेटिफाई कर रहा है तो उसकी वजह से थर्ड पर्सन को किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए। रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन टू थर्ड पार्टीज,
थर्ड पार्टीज को रेटिफाई का कम्युनिकेट करना जरूरी हो। तो ये सारे बेटा एसेंशियल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स आपको याद करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, 3 एग्जाम्पल दिए हुए। अभी विदाउट बीज अथॉरिटी लेंड्स बीज मनी टू मिस्टर सी, आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन द मनी। अब देखो यहाँ पर उसकी अथॉरिटी के बिना पैसे उधार दिए, बाद में वो इंटरेस्ट को एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसके लोन को रेटिफाई कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हैज एन अथॉरिटी फ्रॉम मिस्टर पुरी, यानी अभी कौन हो गए, अभी हो गए एजेंट और पुरी हो गए प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि पुरी ने ऑथराइज किया था अभी को, तो अभी के पास में अथॉरिटी थी टू बाय सर्टेन गुड्स एट अ मार्केट रेट, कि वो मार्केट रेट पे गुड्स को परचेज कर सकता है। ही बाइज एट अ हायर रेट, लेकिन उसने क्या किया, उसके पास में अथॉरिटी थी कि वो मार्केट रेट पे गुड्स को परचेज कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने हायर रेट पे लिया, लेकिन उसके बावजूद मिस्टर पुरी ने क्या किया, उसके ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इन्होंने रेटिफाई किया। लेकिन अभी हम लोग पढ़कर क्या है कि रेटिफिकेशन पूरी नॉलेज के साथ में होना चाहिए। तो देखिए आफ्टरवर्ड्स मिस्टर पुरी कम्स टू नो दैट द गुड्स परचेज बाय अभी फॉर हिम बिलोंग टू अभी हिमसेल्फ। अब बाद में मिस्टर पुरी को क्या पता चला कि उसने जो महंगे रेट पे गुड्स खरीदे हैं वो खुद अभी के थे, यानी अभी ने अपने ही गुड्स को मिस्टर पुरी को बेच दिया। तो अब यहां पर मिस्टर पुरी ने जो रेटिफिकेशन किया कि महंगे रेट पे खरीदा, तो भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में पूरी बात नहीं थी ना, उनको नहीं पता था कि ये गुड्स अभी को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि एजेंट को ही बिलोंग करते हैं। तो यहां पर देखिए द रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन मिस्टर पुरी। तो यहां पर इस तरीके का जो रेटिफिकेशन है वो प्रिंसिपल के लिए बाइंडिंग नहीं होगा बेटा। बस यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि मिस्टर पुरी यानी कि प्रिंसिपल एजेंट के किए गए काम को रेटिफाई नहीं कर सकता, और या अगर आप ये बोल रहे हो कि मिस्टर पुरी यानी कि प्रिंसिपल बाइंड नहीं होंगे, दोनों बातों में फर्क है ना। तो देखिए यहां पर यही चीज दी हुई है, तो जो रेटिफिकेशन है वो मिस्टर पुरी के लिए बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो उसको कर भी सकते हैं, चाहे तो वो बाउंड हो भी सकते हैं, और चाहे तो वो बाउंड नहीं हो सकते। तो अपने आंसर में आप ये नहीं लिखेंगे कि मिस्टर पुरी रेटिफाई कर नहीं सकते, भाई करने पे आ जाए तो गलत काम को भी रेटिफाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर लिखा है द रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन मिस्टर पुरी इफ हाउएवर द अलेज्ड प्रिंसिपल यानी कि मिस्टर पुरी इज प्रिपेयर टू टेक द रिस्क। अब अगर वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एजेंट के, तो अभी हैज डन he can choose to ratify without full knowledge of fact। अब जब वो सारा रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा लॉस भी बेयर करने के लिए तैयार है, तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसी वजह से यहां पर ये लिखा है कि मिस्टर प्रिंसिपल जो होंगे यानी कि मिस्टर पुरी जो होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन अगर चाहे तो बाइंड हो भी सकते हैं। तो आप अपने आंसर में ये नहीं लिखेंगे कि वो कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते तो इसका मतलब वो कर ही नहीं सकते, यानी कि अगर वो बाइंड हुए तो इसका मतलब वो वॉइड होगा। इसी वजह से यहां पर लिखा है कि अगर वो चाहे तो विदाउट नॉलेज भी फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड वाला आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा देखते हैं अभी नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी। अब देखो अभी जो है यानी कि ये एजेंट हो गया, ठीक, बी जो है ये कौन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक। इसको बी ने ऑथराइज नहीं किया था, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने बी के बिहाफ पर डिमांड करी। किस चीज की डिमांड करी, द डिलीवरी ऑफ अ चैटल द प्रॉपर्टी ऑफ बी। बी की प्रॉपर्टी जो कि सी के पोजीशन में थी, बी की प्रॉपर्टी सी के पोजीशन में थी। एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर पोजीशन की डिमांड कर सके या गुड्स की वापसी की डिमांड कर सके, लेकिन तो भी वो सी से गुड्स की डिमांड कर रहा है। अब खुद सोचो, अगर सी एजेंट को वो प्रॉपर्टी दे देगा तो कल को प्रिंसिपल उसके ऊपर केस भी तो कर सकता है, प्रिंसिपल उससे नुकसान की भरपाई भी तो करा सकता है कि भाई जब तुम्हें पता था कि उसके पास में अथॉरिटी नहीं है तो तुमने प्रॉपर्टी क्यों दी। तो सी ने क्या किया, सी ने यहां पर मना कर दिया, ने यहां पर मना किया। तो इस तरीके की डिमांड को अब प्रिंसिपल अगर चाहे कि इस तरीके की डिमांड को हम रेटिफाई करा दें, तो ये चीज तो गलत है, इसकी वजह से सी को नुकसान हो सकता है ना। अब अगर उसने रेटिफाई किया तो फंसेगा कौन, सी फंसेगा, उससे पूछा जाएगा भाई तुमने क्यों नहीं दी। लेकिन अगर देखो तो सी अपनी जगह पर सही था, क्योंकि अगर वो दे देता तो फिर वो रिस्क में आ जाता, तो प्रिंसिपल उसको स्यू कर सकता था कि भाई जब तुम्हें पता था कि इसके पास में अथॉरिटी नहीं है तो तुमने ये प्रॉपर्टी उसको दी क्यों। तो इस तरीके की डिमांड को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू मेक सी लायबल
फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिवेल। तो इसके लिए सी की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो अभी हम लोग पढ़ करके आए, रेटिफिकेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस हो। तो देखिए हम लोगों ने इम्प्लाइड एजेंसी वाला टॉपिक आज कंप्लीट किया। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आज वाले पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह से होंगे और मैंने आंसर्स के साथ में भी डाले हैं, तो आंसर्स भी एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।